हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में जो बताया गया है वो है एन एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹480,000 फॉर द ईयर 2018 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो हमारी नॉर्मल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ही है। इट हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ ₹1.1 मिलियन ड्यूरिंग 2018 स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस increased by 15%, while general price indices increased by 12%. How much profit should be recorded for 2018 under real financial capital maintenance? तो रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब है कांस्टेंट परचेजिंग पावर, और 12% की जो एडजस्टमेंट होगी जनरल प्राइस इंडिसेस पे, ये हमारे लिए रेलिवेंट होगी। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस होती तो फिर हम 15% को यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो हमें कैपिटल की अमाउंट पर एडजस्टमेंट क्रिएट करनी है। प्रॉफिट की फिगर हमें गिवन है, इसको हम इलस्ट्रेट कर देते हैं। सो प्रॉफिट अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारे पास 480,000 जैसे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की है कि जो आपके पास ओपनिंग कैपिटल या नेट एसेट्स थे 1.1 मिलियन के, उस पर 12% की एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने रियल टर्म्स में आना है तो इन्फ्लेशन की जनरल प्राइस इंडिसेस को आपने लिया। 12% 132,000 बनता है। ये एडजस्टमेंट अगर कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट अंडर कांस्टेंट परचेजिंग पावर या रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक 348,000 बनता है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से है। तो मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज़ अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ ₹800 पर मेंबर। द क्लब हैज़ 240 मेंबर्स on 31st December 2018. No fresh members were admitted during 2018, but 30 members left club on 1st July 2018. As at 31st December 2018, the club has received subscription in advance amounting to ₹60,000. The club subscription income for 2018 would be, तो हमें इनकम बतानी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो 240 मेंबर्स हैं ईयर एंड पे, और 30 मेंबर्स छोड़कर चले गए थे। तो छोड़कर जाने से पहले जो मेंबर थे वो 270 थे। इस बेसिस पर, क्योंकि ये मेंबर्स जुलाई में चेंज हुए हैं, तो फर्स्ट 6 मंथ की जो इनकम है वो अलग कैलकुलेट होगी और नेक्स्ट 6 मंथ की इनकम जो है वो सेपरेट कैलकुलेट होगी। इसको हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं। सो पहले आपके पास 240 प्लस 30 मेंबर्स थे, यानी 270 मेंबर्स, और फर्स्ट 6 मंथ यानी जनवरी से जून तक 800 के हिसाब से आपके पास जो अमाउंट बनी वो 1296,000 बन गई। उसके बाद जब 30 मेंबर्स छोड़कर चले गए तो 240 मेंबर्स रह गए। जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ हैं, 800 पर मंथ के हिसाब से 1152,000 बन गए। दोनों को ऐड करें तो पूरे 12 मंथ की इनकम जो बनती है वो 2,448,000 बनती है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। जी, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्वालिफाइंग एसेट अंडर IAS 23। तो इन्वेंट्रीज क्वालिफाइंग एसेट हो भी सकती हैं, यानी चांस है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, बल्कि अक्सर होते ही हैं क्योंकि उनको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनने में। एसेट दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज, जो एसेट फॉरन यूज हो सकता हो उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। तो हमने भी नॉट को बताना है, तो दैट इज आवर आंसर। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये भी प्रॉपर्टी बाजू का अगर आप डेवलप कर रहे हो तो इट कैन बी क्वालिफाइंग एसेट, और जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इट मे नॉट बी अ क्वालिफाइंग एसेट। फिर हमारे पास क्वेश्चन है आफ्टरनून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and fair value model for its investment property. AL has an office building which was being used for administrative purpose. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के तौर पर यूज़ हो रही थी, तो इसका मतलब है इस पे I-16 अप्लाई होगा। एट 1st July 2018 द बिल्डिंग हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹20 million. Carrying amount means cost less accumulated depreciation. On that date the building was let out to a third party
एंड देयरफॉर रिक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो 1 जुलाई को ही वो रिक्लासीफाई होगी। द बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 23 मिलियन ऑन 1 जुलाई। तो जिस दिन रिक्लासीफाई हुई उस दिन उसकी वैल्यू 23 मिलियन थी और बाद में ईयर एंड पर बढ़ के 23.4 मिलियन हो ऑन 30 जून 2019। What would be the increase in profit or loss and other comprehensive income for the year ended 30th June 2019? तो इसमें रूल ये है कि जो क्लासिफिकेशन के टाइम पर रिक्लासिफिकेशन के टाइम पर जितना भी गेन बनता है, चाहे कॉस्ट मॉडल ही क्यों ना हो, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जाना होता है और वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ही रिकॉर्ड होगा। तो $3 मिलियन की ये अमाउंट हमारी जाएगी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। इसके बाद क्योंकि रिक्लासिफिकेशन हो चुकी होगी तो फेयर वैल्यू मॉडल में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो प्रॉफिट और लॉस में जाता है। तो 0.4 मिलियन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which two of the following fall under the definition of investment property? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि इट मे बी अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल टू अदर्स और बोथ, और ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल के अलावा हो, यानी इन्वेंट्री ना हो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना हो। तो प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एन एम्प्लॉय, तो उस पर तो I-16 अप्लाई हो क्योंकि ऑनर ही ऑक्युपाई कर रहा है। अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज भी रेंटल अरेंजमेंट ही होता है तकरीबन, तो ये डेफिनेशन में फॉल करता है कि बिल्डिंग भी है और रेंटल के लिए भी यूज हो रही है। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, जो आप किसी और के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो वो IFRS 15 उस पर रेवेन्यू पे अप्लाई होगा और IS2 के मुताबिक वो आपकी इन्वेंट्री होगी। और लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है और लैंड है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया पूरा करती है। तो हमारे आंसर हैं बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड देन। तो इसमें रूल ये होता है कि भाई अगर रिकवरेबल अमाउंट असल में हमने कैलकुलेट करनी होती है विच इज़ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज़, तो अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं है तो फिर वैल्यू इन यूज़ को ही रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लिया जाता है। तो एसेट इज़ नॉट इम्पेयर्ड ये ज़रूरी नहीं है, द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज़, क्योंकि जब रिकवरेबल अमाउंट में से एक फिगर मालूम नहीं हो सकती तो जो दूसरी है उसी को फिर रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। NRV यूज़ करने का रूल नहीं है, कैरिंग वैल्यू रिमेन द सेम भी रूल नहीं है। Which two of the following would be external indicator that one or more of an entity's asset may be impaired? So an unusually significant fall in the market value of one or more assets, तो मार्केट जो है वो एक्सटर्नल है तो ये भी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होगा। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलिसेंस ऑफ वन और मोर एसेट, अच्छा ये एक एसेट जो है वो पुराना होता जा रहा है, ये जो एविडेंस है ये आपको जो टेक्नोलॉजी वाइज वो आपके पास ओल्ड है उसका कोई एविडेंस मिल रहा है आपको क्योंकि वो मॉडर्न टाइम की प्रोडक्ट को नहीं डेवलप कर पा रहा, तो ये एविडेंस नॉर्मली आपको इंटरनल सोर्सेज से मिलता है। तो फॉर दैट रीज़न ये इंडिकेटर तो है लेकिन एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं है। सी है डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर एसेट्स, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी जो है वो हमें कंपनी के इंटरनल सोर्सेज से पता चलती है जिसमें हम देखते हैं कि उसमें कैश आउटफ्लोज क्या हो रहे हैं, कैश इनफ्लोज क्या हो रहे हैं, हम उस एसेट से क्या इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर है लेकिन इंटरनल। फिर है इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट यूज टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज ऑफ द एसेट, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट के इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि हम एंटिटी के आउटसाइड से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर।
So A and D should be answer. Which of the following future cash flows should not be included in the calculation of value and use of an asset? कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल, तो अल्टीमेट डिस्पोजल जब एसेट का होता है तो उसके कैश फ्लोज इंक्लूड होते हैं वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में। इनकम टैक्स पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। उसकी एक तो वजह यह है कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है, वो एसेट पर नहीं लगता। तो एक तो ये इससे रिलेट नहीं करता। दूसरी ये भी वजह है कि स्टैंडर्ड ने इसको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो IAS 12 में ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर भी हम कवर कर रहे होंगे तो डुप्लीकेशन भी हो जाएगी। कैश फ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री, तो सेल से तो जो इनफ्लोज आते हैं वो आपने लेने हैं। आउटफ्लोज फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ एसेट, तो आउटफ्लोज भी आपने लेने हैं जो एसेट के यूज के दौरान है, ये तो यूज। तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Knight Limited has a current ratio of 1.8. This ratio will increase if Knight Limited। अच्छा, वैसे तो जो करंट रेशो जब भी 1 से अबव हो तो उसमें पॉइंट ये है कि अगर आप पेमेंट कर देंगे लाइबिलिटी की, करंट लाइबिलिटी की किसी भी, तो जिससे भी करंट एसेट्स भी थोड़े से कम हो रहे हों और करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही हों, चाहे इक्वल अमाउंट से हो रही हों, उससे क्या होगा कि आपकी जो करंट रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो आंसर तो इस बेस पर सी बनता है, लेकिन इसको इलस्ट्रेट भी करते हैं ताकि हम लॉजिकली भी कन्विंस हो सकें कि ये ऐसे वर्क करता है। सो लेट्स एज्यूम कि करंट रेशो जो 1.8 आई है हमारे पास, उसमें हम सिंपल फिगर्स ले लेते हैं कि करंट एसेट्स 180 के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 100 की हैं, और इस तरह से हमारे पास रेशो 1.8 आई है। तो अब पहला सिनेरियो देखते हैं कि कंपनी रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन से जब आपके पास पैसे आएंगे तो आपके करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे और आपकी करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। आपकी रेशो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है रिसीव कैश फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल। तो एग्जिस्टिंग रिसीवेबल से लेंगे तो एक टाइप का करंट एसेट बढ़ जाएगा और एक टाइप का करंट एसेट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशो के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरा है जिसपे हमने आंसर को लिखा कि पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल। तो जब आप एक एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल को पे करेंगे तो कैश पे करने से आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे और पेएबल को पे ऑफ करने से आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, जिससे आपकी करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। तो इसमें इन्वेंट्री से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी है तो ट्रेड पेबल बढ़ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, तो इससे भी रिड्यूस होगी, करंट रेशो बढ़ेगी नहीं। सो इससे प्रूव भी हो रहा है कि हमारा आंसर सी होना चाहिए। डेटर टर्नओवर ऑफ 6 टाइम मीन्स दैट, क्या मतलब है इसका कि 1/6 ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन 1 मंथ। नो, इट डजेंट मीन दैट। बेसिकली इसका मतलब है कि एवरेज ये होता है कि साल में जो भी हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हम 6 टाइम्स रिकवरी कर लेते हैं, और इन अदर वर्ड्स एवरेज 60 डेज में या 2 मंथ्स के अंदर हम रिकवरी कर रहे होते हैं। तो एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन 2 मंथ्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको ज़रा सा हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो 365 डेज़ को अगर आप 6 टाइम से डिवाइड करेंगे तो यू गेट 61 डेज अप्रॉक्सीमेटली, और अगर इसी तरह आप 12 मंथ को 6 टाइम से करेंगे तो यू गेट 2 मंथ्स टाइम। और यहाँ पे क्योंकि मंथ्स में बात की हुई है क्वेश्चन में, तो 2 मंथ्स टाइम के अंदर आप एवरेज डेटर को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये डेटा टर्नओवर ऑफ 6 टाइम्स का मतलब है। दैट्स ऑल। शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन कमेंट्स बिलो।